टॉपिक है यहाँ पे दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, चैप्टर नंबर 5 है, इट इज कॉल्ड लीगल रीजनिंग। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे जो लॉ से रिलेटेड है, काफी सारे टर्म्स आपके लिए नए होंगे, बट ये टॉपिक आपको आगे थ्रू आउट योर, हाँ मैंने एकदम 26 पे रखा है तो फैन स्पीड भी लो है, जस्ट एयर सर्कुलेशन के लिए रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीगल टर्म्स है वो आपको आगे लॉज में जब तक आप पढ़ोगे वो काम आएंगे, तो कॉमन टर्मिनोलॉजीज है। अब इसमें कुछ नहीं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, उसका ट्रांसलेशन समझते हैं। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे लैटिन में मिलेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आता, तो कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है सीखना जरूरी नहीं है, अभी अपने सिर्फ वर्ड पे फोकस करेंगे तो भी ठीक है। ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहला टर्म बोला है ए प्रायरी, दैट इज फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंट। अभी होता क्या है, सिंपल टर्म्स में बोलूं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, ऐसा बोलना चाह रहे हैं, बिगिनिंग टू द एंड, शुरुआत से लेके एंडिंग तक, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंट। तो उसके लिए टर्म यूज होता है ए प्रायरी। अब इसमें एमसीक्यू का भी कोई ट्रबल नहीं है, यही तो वर्ड्स पूछेंगे, तो आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू जैसा कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये लिस्ट बार बार पढ़ के वर्ड्स को याद करना है, 4 ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कौन सा वर्ड था, बस उतना करना है, तो इसमें एमसीक्यू में भी बर्डन नहीं है। फिर एक टर्म है एब इनिशियो। इनिशियो मतलब इनिशियल, मैं ट्राई करूंगा जितना इंग्लिश है लिंक करा सकूं। इनिशियो का मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, समथिंग विच इज एट द बिगिनिंग। तो एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे ना, उसमें एक टर्म आएगा वॉइड एब इनिशियो, ऐसा एक टर्म आएगा। वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से वॉइड, समथिंग विच इज इलीगल और समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट। वॉइड का मतलब जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया जो इलीगल है, तो स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ऐसा मान लो। किसी का मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हो सकता है ऐसा, आपने मुझे पैसे दिए और बोला सर मर्डर करना है, मैं बोला ठीक है कर दूंगा, तो बोले सर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे और आप अग्रीमेंट साइन करोगे कि आप मर्डर करोगे और पैसे लेने के बाद काम पूरा होगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकता है। फिर मैंने पैसे ले लिए और मर्डर नहीं किया, आप कोर्ट में चले गए मेरे खिलाफ, बोले देखो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब काम नहीं कर रहे। जज ने पूछा क्या काम था, बोले सर मर्डर करने के लिए बोला था। बोले उनका छोड़ो, आप पहले इधर आओ, ठीक है, आपने मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? उन्होंने नहीं किया वो तो अच्छी बात है, ठीक है, तो आपने मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया? ये कोई लीगल चीज थोड़ी ना है। तो उसको बोलेंगे वॉइड, वॉइड विच इज समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज इलीगल। नेक्स्ट थर्ड टर्म है प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। जो बात एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ उसको फिर समझाना जरूरी है क्या? कितनी बार ऐसा होता है, एकदम बेसिक बात बोली, मैं बोला आप क्लास से बाहर चले जाओ, तो आपको बात समझ आ गई ना, इसका एक्सप्लेनेशन देना कुछ जरूरी है और इसको एक्सप्लेन करो कि इसका क्या मतलब होता है? नॉट नेसेसरी। आप जाना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन मैंने तो जो बोला उसका मीनिंग क्लियर हो गया ना। तो इट इज प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, वैसे बोला हुआ है। देखो एब्सोल्यूट सेंटेंशिया, सेंटेंशिया मतलब सेंटेंस, ऐसे समझ लो। एब्सोल्यूट मतलब विच इज विदाउट एनी कंडीशन, सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। फोर्थ वाला तो एकदम डायरेक्ट है, मिक्स्ड एक्शन, समथिंग विच इज नॉट क्लियर कि आप क्या कर रहे हो। फिर बोला है फिफ्थ, अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, पर्सनल राइट ऑफ अ पर्सन डाइज विद दैट पर्सन। अब ये कैसे होगा? जैसे सपोज आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो या कोई और फ्लाइट में कोई भी XYZ पर्सन ट्रैवल कर रहा है, उसने टिकट बनवाई, तो टिकट बनवाते टाइम अपना नाम ID प्रूफ कुछ देना पड़ता है या नहीं? देना पड़ता है। तो जिसके नाम की टिकट बनी है वही ट्रैवल कर सकता है या लास्ट मोमेंट उसके बदले कोई और भी जा सकता है? ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में जाते हो तो टिकट चेक करने आते हैं, तो नाम मैच करते हैं, आपका ID प्रूफ मैच करते हैं, नहीं करते? होता है ना, TT आता है तो मांगता तो है, बोले ID आधार कार्ड दिखाओ, तो जिस नाम से टिकट बनी है उसी नाम का बंदा ट्रैवल कर रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। वो जनरल में अलग चीज होती है, उसमें तो क्या एक टिकट लेके चढ़ना है, लेकिन जहाँ रिजर्वेशन होता है सीट का वहां तो आपका नाम और ID प्रूफ चेक करते ही है। तो जिसकी टिकट थी, अगर फ्लाइट में जाने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा हो सकता है उसके नाम पे कोई और फ्लाइट में घूम के आ जाए, चले पैसे तो लगे ही हैं। वो पर्सनल राइट है, जिसके नाम का टिकट बना है वही जा सकता है। तो अगर वो पर्सन की डेथ हो गई ना तो पर्सनल राइट भी चला गया, वैसी बात हो गई। आप टिकट कैंसिल करा सकते हो, जो पैसा मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले वो राइट कोई और यूज नहीं कर सकता, ये पॉइंट। फिर बोला द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड, एक्शनेबल पर से। द वेरी एक्ट इज एक्शनेबल। आपने जो एक्टिविटी की वो एक्टिविटी ही अपने आप में पनिशेबल है। अब उससे किसी को नुकसान हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल ट्रेस पासिंग, मैंने बात की थी, किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट रीजन या विदाउट परमिशन एंटर करना प्राइवेट प्रॉपर्टी में। तो एग्जाम्पल नहीं देखा था अपन ने, डैमनम साइन इंजूरिया साइन डैमनम वाला, कि घर की बालकनी में आप बैठे हो, गार्डन में कोई कूद के आ गया, ठीक है, वो वाला केस था।
तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पे, ट्रेस पासिंग इज इट सेल्फ पनिशेबल। आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर किए ना, वही इलीगल है। फिर आपने उसका नुकसान नहीं किया, वो एक्सक्यूज नहीं है। आपने एंटर क्यों किया, वो इलीगल माना जाएगा वैसा। नेक्स्ट देखो, एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नो वन। प्रेजुडाइज का मतलब होता है भेदभाव करना, एक की साइड लेना, पक्षपात करना, एक की साइड लेना और दूसरे के अगेंस्ट जाना। कोर्ट कभी भी ऐसा फैसला नहीं सुनाएगा जिसमें आपको ये दिखेगा यार ये तो इलीगल हो गया या एक तरफा हो गया, एक की साइड ले ली दूसरे की साइड नहीं ली, ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करता। तो इसके लिए लैटिन टर्म है एक्टस क्यूरे नेमी नेम, वैसे करके बोला है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत रिलेट करनी पड़ेंगी, तो देख के याद आ जाए। क्यूरे मतलब कोर्ट बोल सकते हैं, एक्टस मतलब एक्ट ऑफ द कोर्ट बोल सकते हैं। तो थोड़ा एक दो वर्ड्स पकड़ लोगे ना तो भी ट्रांसलेशन रिलेट हो जाएगा। 8 वाला टर्म देख लो, एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देयर बी गिल्टी इंटेंशन। अपन ने इस पे बात की है, मेंस रिया, गिल्टी माइंड और इंटेंशन, याद आ रहा है वो, कि अगर आपका इंटेंशन क्राइम करने का था तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। वो एक्सीडेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि एक होता है कार से किसी को टक्कर लग गई और एक होता है आपने जानबूझ के कार से उसको उड़ा दिया, तो दोनों में सजा अलग अलग होती है। दैट इज गिल्टी माइंड और इंटेंशन। एक्टस रियस, रॉन्गफुल एक्ट। रियस मतलब रॉन्ग, मेंस रिया में भी रिया मतलब रॉन्ग एक्टिविटी, तो रॉन्गफुल एक्ट या एक्टस रियस। ट्रांसलेशन और कोई कंसेप्ट नहीं है। एड हॉक, एड हॉक का मतलब समथिंग विच इज टेम्पररी, एड हॉक बोलते हैं। जैसे सपोज कमिटी बनाई किसी चीज की इंक्वायरी करने के लिए, तो बोलते हैं एड हॉक कमिटी। तो एड हॉक कमिटी का मतलब है कि इस मैटर की जांच करने के लिए कमिटी बनाई है, जांच खत्म हो जाएगी, कमिटी डिसॉल्व हो जाएगी, अब अपने अपने घर चले जाओ वैसा। तो एड हॉक मतलब समथिंग विच इज डन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और विच इज समथिंग डन टेम्पररीली। तो ये टर्म है। नेक्स्ट है एड आइडम। एड आइडम मतलब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सिंपल ट्रांसलेशन, एक ही टाइम पे होने वाली कोई एक्टिविटी। अगला टर्म आ रहा है एड वेलोरेम। एड वेलोरेम का मतलब है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ये बहुत बार यूज होता है लॉ में आगे। एड वेलोरेम का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप सपोज कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो जो बिल आता है उसमें जीएसटी नाम का एक टैक्स लगता है, होता है ऐसा। तो ये जीएसटी कितना है, फिक्स है या कुछ परसेंटेज में है? देखो देखा है बिल में परसेंटेज में होता है, कितना परसेंट है ध्यान है? खाने पीने पे रेस्टोरेंट में जाते हो तो कितना परसेंट? हाँ, पर रेस्टोरेंट पे कितना लगता है वो ध्यान में? कभी फूड बिल में आपने देखा, कोई होटल में खाने गए, कैफे में गए, कितना ऐड होता है जीएसटी? नहीं, इतना रेट है। और कुछ है? 18% जीएसटी का रेट है, लेकिन वो सर्विसेज पे है, बट रेस्टोरेंट सर्विस पे नहीं है, बाकी सब चीज़ों पे 5% लगता है। देखना ऐसे लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी 2.5, 2.5 ऐसा लिखा होता है। टोटल 5% लगता है। 5% जीएसटी है ना, ये एड वैलोरम ड्यूटी है। अगर आपने 1000 रुपये का खाना खाया तो 5% के हिसाब से 50 रुपये। अगर आपने 2000 का खाना खाया तो 5% के हिसाब से 100 रुपये, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो परसेंटेज में 5 ही है, लेकिन परसेंट पर 100 जितने रुपए का खाना खाओगे उसमें 5% जीएसटी। तो ऐसे टैक्स को हम बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। अदरवाइज सपोज मान लो फिक्स होता कि एवरी रेस्टोरेंट बिल पे 10 रुपये जीएसटी, तो आप 1000 रुपये खाओ या 10 रुपये का, जीएसटी 10 रुपये देना है, तो फिर वो एड वैलोरम नहीं होता, अकॉर्डिंग टू वैल्यू नहीं होता, वो फिक्स होता। वैसी बात है। बोलो, कुछ और कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर हुआ है टर्म? नेक्स्ट देख लो, समथिंग फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब आपने किसी और सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन निकाल ली वैसा, तो उसके लिए टर्म यूज होता है। उसके बाद 14th टर्म है अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मेंबर ऑफ द बार हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट, एमिकस क्यूरे। एमिकस मतलब फ्रेंड, किसका? कोर्ट का फ्रेंड, एमिकस क्यूरे, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन जो कानून की मदद करता है, जैसे कोई विटनेस के तौर पे गवाही दे रहा है कि बोले मैं विटनेस हूँ, मैं कोर्ट की हेल्प करूंगा और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा, मेरे को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आपको बोलेंगे एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की मदद कर रहा है वैसा। नेक्स्ट है 15th टर्म इंटेंशन टू पजेस समथिंग, सिंपल ट्रांसलेशन। उसके बाद 16th ऑडी ऑल्टरम पार्टम, ईयर द अदर साइड। ये भी सेकंड लेवल पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ईयर द अदर साइड, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। ऑडी मतलब ऑडिबल, सुनना। ऑल्टरम मतलब अनदर साइड, ऑल्टरनेट पार्टी। पार्टम का मतलब वही अदर पार्टी, वैसा हो गया। तो जब लॉ में एक बेसिक सा रूल है, ऐसा बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मेरे खिलाफ अगर आप केस फाइल करोगे कोर्ट में, तो कोर्ट मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, या सिर्फ आप ही की बात सुन के मेरे को सजा सुना देगा? दोनों की बात सुनेगा। तो ये जो रूल है कि भाई दूसरी पार्टी की बात सुने बिना फैसला नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड हियर द अदर साइड, ऑडी ऑल्टरम पार्टम। आया समझ में? नेक्स्ट बेनामी।
विदाउट अ नेम, ये लोकल वर्ड हो गया, हिंदी वर्ड हो गया। बेनामी प्रॉपर्टी, वे प्रॉपर्टी किसकी है पता नहीं, तो विदाउट नेम या नेमलेस। फिर बोनाफाइड पे अपन बात कर चुके हैं, बोनाफाइड, मैलेफाइड, याद है टॉर्ट्स में बताया था, गुड फेथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड केविएट। इंटरेस्टिंग है भी। केविएट में ऐसा होता है, बहुत बार ना आपके और मेरे बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, मीटिंग्स हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और मैटर लीगल है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगला स्टेप यही लोगे कि मेरे खिलाफ कोर्ट केस करोगे, जो झूठा केस होगा सिर्फ परेशान करने के लिए। तो मैं ना कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता हूँ कि भाई हमारा ये डिस्प्यूट चल रहा है और सामने वाली पार्टी की मिस्टेक है मेरे हिसाब से, और अननेसेसरी मैटर खींच रहा है। अब हो सकता है कि ये लोग मेरे खिलाफ या मेरी इंप्रेशन खराब करने के लिए मुझ पर झूठा केस करें। तो आपके पास अगर कोर्ट में इनकी तरफ से कोई केस आता है मेरे नाम का, तो पहले मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म करना कि ऐसा केस आया है, ताकि मैं अपना डिफेंस टाइमली रेडी कर सकूं। वैसा तो आपने कोर्ट में सिर्फ मैंने ये एप्लीकेशन दे दी कि अगर आप मेरे खिलाफ केस करोगे तो कोर्ट मुझे पहले इन्फॉर्म करेगा। तो दैट इज कॉल्ड फाइलिंग अ केविएट। मैंने जो कोर्ट को पहले ही बता दिया कि हमारे बीच में डिस्प्यूट और ये कंप्लेंट करने आने वाले, तो दैट एप्लीकेशन इज कॉल्ड अ केविएट। तो ये केविएट फाइल करना या केविएट लॉन्च करना बोलते हैं, और ऐसा प्रोविजन लॉ में होता है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटी विच इज अवेलेबल, वैसे बोला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट केविएट एम्प्टर, ये उससे टोटली अलग है लेकिन इंटरेस्टिंग है। लेट द बायर बी अवेयर। आप एज अ कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो सेल्स पर्सन से डिटेल पूछते हो नहीं पूछते हो, और पूछते हो तो बताएगा कि नहीं बताएगा। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन खरीदने गए तो आपने पूछा भैया ये कौन सा फ़ोन है, इसमें क्या फीचर्स है। उसने बोला भाई देखो इतने का फ़ोन है, लेना है तो लो, फीचर वीचर मुझे कुछ नहीं पता। तो बताओ तो सही भाई, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें पूरी होगी कि नहीं होगी, तो बताएगा तो सही ना। बिना बताए प्रोडक्ट बेच दिया तो आप लोगे ही नहीं। फूड प्रोडक्ट में भी हो सकता है, अब जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ खरीदते हो तो पैकेट पे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, तो आप कोई चीज़ अगर नहीं खाते हो और उसमें वो है तो फिर आप नहीं कंज्यूम करोगे। कोई चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप नहीं कंज्यूम करोगे। तो आपकी ये आपका राइट है एज अ बायर दैट यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर बाइंग। पूछने का राइट आपका है, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंशन करने की। तो पैकेज प्रोडक्ट्स के ऊपर इसलिए सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। वो कैलोरी काउंट लिखा होता है कि ये चीज़ में इतनी कैलोरी है, इतना शुगर है, इतना फैट है। आपको डायबिटिक पर्सन है, आप कुछ मीठी चीज़ बेच रहे हो खाने पीने की, उस पर लिखा ही नहीं कितनी शुगर है, वो बेचारे ने खा ली तो उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो मेंशन करना जरूरी है। तो केविएट एम्प्टर का मतलब है लेट द बायर बी अवेयर। नेक्स्ट है केविएट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर। ठीक है, ये रिवर्स केस हो गया। लेट द डूअर का मतलब क्या, आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हो तो वहां पे लिखा होता है कि स्पोर्ट्स में क्या होगा। जैसे सपोज आप इमेजिका चले गए अम्यूजमेंट पार्क, तो उसमें कितनी सारी राइड्स होती है, तो वो राइड्स में आप बैठो फिर पता चले क्या हुआ, या पहले से पता हो, उसमें फर्क है ना। तो आप देखो वो राइड्स जो भी होती है ना, उसके बाहर एक वो डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, उस पर या तो उसका कोई वीडियो चल रहा होता है या मेंशन किया होता है कि इस राइड में इतनी स्पीड से आओगे, इतनी हाइट से आओगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो सोच के बैठना, अपने रिस्क पे बैठना। तो जो आप करने जा रहे हो हमने बता दिया कि क्या है, फिर ऐसा नहीं होगा पता ही नहीं चला। अब कितनी बार होता है किसी को मोशन सिकनेस होती है, इमेजिका में ऐसी बहुत सारी खतरनाक राइड्स है। मैं तो मुझे जनरली हेडेक हो जाता है अगर मैं राइड में बैठ जाऊँ, तो मैं यूजुअली बैठता नहीं हूँ। तो ऐसे डर लगना अलग चीज़ होती है, और एक होता है चक्कर आने लग जाते हैं, तो मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैं प्रीफर नहीं करता। वो इतनी खतरनाक राइड्स होती है, पहले एकदम ऊपर लेके जाते हैं, फिर वो फ्री फॉल होता है, धड़ाम करके छोड़ देते हैं। फिर एक वो नाइट्रो वाली रोलर कोस्टर है, वो तो पूरा गोल गोल घुमा देता है। तो एक बार बैठ गया था ना, पूरा दिन सर घूम रहा था मेरा। एक बार राइड में बिठा दो मुझे, मैं पूरा दिन घूमता रहूंगा, फिर जरूरत ही नहीं है। तो वैसी सब इतनी सारी राइड्स होती है डेंजरस, किसी को सूट नहीं करती हो, और बोला जा जा बैठ जा कुछ नहीं होता, वो बेचारे का पूरा दिमाग घूम जाए, तो वो गलत हो गया। अच्छा, किसी को ये बोलते ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या किसी का हार्ट का कोई सीरियस कंडीशन हो, उसको आपने बिठा दिया रोलर कोस्टर में, क्या हो सकता है सोचो। तो बिना बताए उसको बिठा देना, उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है ना, वो मजाक वाली चीज नहीं है। तो बोला दिस इज कॉल्ड केविएट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर। अच्छा, ये आजकल वो करते हैं ना, एरोप्लेन में जाके फिर पैराशूट में जंप मार देते हैं, पिक्चरों में ऐसे दो चार सीन आ जाते हैं, लोग भी स्टंट करने लग जाते हैं। अब ये भी डेंजरस है, पैराशूट नहीं खुला तो मुझे तो वही डर लगता है। मैंने जंप तो कर लिया एक बार हिम्मत करके, पैराशूट नहीं खुला तो बीच में क्या करेंगे, तो टेंशन वाला काम है। बट एडवेंचर स्पोर्ट है, तो वो लोग जब आपसे स्पोर्ट करवाते हैं ना, तो पहले फॉर्म साइन करा लेते हैं कि भाई आप आपके रिस्क पे कर रहे हो और इसमें ऐसा ऐसा होता है, साइन कर दो कि आपको पता है। अब अगर बाद में कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। और ऐसे इंसिडेंट काफी बार होते हैं। ये अपने उत्तराखंड में, हिमाचल में भी ना वो पैराग्लाइडिंग होती है। तो अभी 6 महीने पहले मैं लास्ट बैच में पढ़ा रहा था, तो भी केस आया था। तो हस्बैंड वाइफ थे, डॉक्टर्स थे आई थिंक, या एयरफोर्स में थे, हस्बैंड और वाइफ डॉक्टर थी कुछ था, तो काफी एजुकेटेड कपल था, और वो लोग पैराग्लाइडिंग रेगुलर करते भी थे। तो वहाँ पे ये उत्तराखंड में या कहीं पे कर रहे थे पैराग्लाइडिंग, तो वाइफ का जो पैराशूट है वो ओपन नहीं हुआ, और या दोनों का पैराशूट ओपन नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ, और काफी हाइट से गिरे।
तो नीचे तो पहाड़ था, पहाड़ पे गिरे तो जो लेडी थी उनकी डेथ हो गई इंजरी से। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपको पता था ही आप क्या कर रहे हो, तो रिस्क वाली चीज़ है, कोई गारंटी थोड़ी देता कि पैराशूट खुलेगा, नहीं खुला तो सीरी, अब नहीं खुला सोचो तो क्या ही करेंगे, और इतनी हाइट से आप गिर रहे हो तो ग्रेविटी कितनी लगने वाली है, और पत्थरों पे गिरेंगे तो बचने का चांस ही नहीं है, तो ऐसे इश्यूज भी हो जाते हैं, काफी सीरियस मैटर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड केवियट एक्टर। नेक्स्ट है केवियट वेंडिटर, लेट द सेलर बी अवेयर, बोल रहे थे बायर बी अवेयर, तो सेलर का भी तो अवेयर होना जरूरी है। अब मेरी मोबाइल फोन की दुकान है, आप फोन खरीदने आए, मैंने बोला आपको कौन सा फोन चाहिए, तो आपने बोला कोई भी दे दो, 20,000 रुपये का बजट है। मैं बोला कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फोन में, क्या होना चाहिए क्या नहीं, आपने बोला नहीं जो आपको अच्छा लगे दे दो, आप होते तो क्या खरीदते वो दे दो। बोले ठीक है फोन ले जाओ। अब आप फोन लेके गए, फिर आके बोले अरे भैया इसमें तो ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, मुझे 5G फोन चाहिए था, आपने 4G दे दिया, इसमें ये कैमरा नहीं है, इसमें वो फीचर नहीं है। मैंने बोला मैंने आपको पूछा था आपको कौन सा फोन चाहिए, आपने क्या बोला जो अच्छा लगे दे दो। मैंने मुझे अच्छा लगा मैंने दे दिया। आपने रिक्वायरमेंट बताई मुझे कि आपको फोन में 5G चाहिए, आपने बोला 20,000 में सस्ता फोन चाहिए, तो ये 4G वाला सस्ता था तो मैंने वो दे दिया। आप बताते कि 5G चाहिए तो मैं स्पेसिफिक वही फोन देता ना। तो सेलर का भी तो अवेयर होना जरूरी है कि आप क्या मांग रहे हो, बिना बताए मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो बायर के लिए जितना अवेयर होना जरूरी है, सेलर के लिए भी उतना ही अवेयरनेस नेसेसरी है, ये बोला। नेक्स्ट, ये टर्म देख लो, याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा था, रिट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विलास में पढ़ा था, तो वही सेम टर्म रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, द पर्सन हु हैज इक्विटेबल राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया ही इज नोन एज बेनिफिशियरी। अगर किसी प्रॉपर्टी में आपका कोई हक लगता है, ओनरशिप, तो आप बेनिफिशियरी हो, ऐसा बोला जाता है, सिंपल टर्म। कंसेंसस एड आइडम, कॉमन कंसेंट इज नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉमन कंसेंट इज नेसेसरी फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एंटर होते हैं तो दोनों पार्टीज की अग्रीमेंट होनी चाहिए कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। फोर्सफुली किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, सिंपल मीनिंग है। कंसेंसस का मतलब भी होता है किसी का कंसेंट लेना, वैसा। नेक्स्ट, 26 वाला जो है उसमें बोला है कि जब लॉ की बात होती है ना, तो जो रिटन लैंग्वेज होती है ना, इट इज द बेस्ट एविडेंस। कानून कैसे समझ में आएगा, जो लिखा है उसके बेस पे ही समझ आएगा, ये कानून तो कितने साल पहले बना होगा, तो जो रिटन लैंग्वेज है वही उसका प्रूफ है, और उसी के बेसिस पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है, ये बताया हुआ है। ऐसे ही वर्ड्स है, देखो 1 to 1 टर्म्स आएंगे और कुछ है नहीं। नेक्स्ट टर्म देख लो 27th, द बॉडी और द जिस्ट ऑफ द ऑफेंस। जिस्ट का मतलब होता है समरी। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो भाई जज पूछेगा ना, भाई शॉर्ट में बताओ ना हुआ क्या है, और ऐसा ऐसा हुआ था, समरी, जिस्ट नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, जिस्ट का मतलब है समरी। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद साइप्रेस, एज नियरली एज प्रैक्टिसेबल, जितना हो सके उतना कोई भी चीज को फॉलो करना, एज फार एज पॉसिबल, वैसा। नेक्स्ट है डैमनम साइन इंजूरिया, ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद है डी फैक्टो। डी फैक्टो मतलब इनफैक्ट, इनफैक्ट भाई एक्चुअल में ये हुआ है, वैसा ट्रांसलेशन। 31 भी ऐसा ही है। डी ज्योर, ज्योर मतलब बाई अ लीगल राइट, ठीक है, बाई राइट इन लॉ, कानूनी हक, कानून के हिसाब से हम ये कर सकते हैं। डी हॉर्स का मतलब है विच इज समथिंग विच इज आउटसाइड द टेरिटरी, फॉरेन टू और आउटसाइड, वैसा फ्रेंच टर्म है, ऐसा बोल रहे हैं। डी नोवो, डी नोवो का मतलब किसी चीज में ऑल्टरेशन करना, चेंजेस करना। अभी क्या थोड़ा 1 to 1 पढ़ते तो ऐसा बोरिंग सा लगता है कि यार कोई कहाँ जा रहा है, कभी ये वर्ड कभी वो वर्ड, बट टॉपिक ही वैसा है, तो जितना हो सकता है अपने कंसेप्ट पे जा ही रहे, बट जहाँ सिंपल टर्म्स है वहाँ पे उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। फिर है डाइज नॉन। डाइज नॉन, डाइज मतलब डे, नॉन मतलब जहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, एक ऐसा दिन जहाँ पे कोई काम नहीं हो पाया, ये छुट्टी थी या तो फिर काम पे गए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, दैट इज डाइज नॉन। कितनी बार होता है यार आज का दिन पूरा निकल गया, पता ही नहीं चली, कुछ काम ही नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं कि संडे है तो वर्किंग डे पे भी टाइम वेस्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड डाइज नॉन। डिसीट, डिसीट करना मतलब किसी को धोखा देना, चीटिंग करना, दैट इज डिसीट। अगला पॉइंट है डेल क्रेडर एजेंट या डेल क्रेडर कमीशन। कभी वर्ड सुना है आपने, डेल क्रेडर कमीशन? ये पढ़ा होगा आपने अकाउंट्स में।
याद है या नहीं वो अलग बात है, पढ़ा डेफिनेटली होगा। बोलो, सुना है कुछ? अपने कमीशन एजेंट होते हैं ना, जो कमीशन पे अपना काम करते हैं, वे अपना सामान बेचेंगे और पार्टी से पैसा लाके देंगे और अपना कमीशन ले लेंगे। उसमें ब्रोकर, उसमें डेल क्रेडर एजेंट होता है। क्या होता है कि अगर मैं आपके थ्रू सामान किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा हूँ, तो मैं तो थर्ड पार्टी को जानता नहीं हूँ, आप ही ब्रोकर हो, एजेंट हो। पर अगर वो थर्ड पार्टी बाद में पैसा पे ना करे, तो मैंने क्रेडिट पे गुड्स बेचा और उसने पैसे नहीं दिए, तो मेरा तो नुकसान हो गया। आप तो एजेंट हो, आपका तो कोई रिस्क नहीं, आप तो कमीशन पे काम करते हो, माल बिका है, कमीशन देना पड़ेगा। लेकिन डेल क्रेडर एजेंट है ना, गारंटी लेता है। आप ये बोलोगे कि सर इस पार्टी को माल दो, इतने रुपए का गुड्स बेचो, पैसा मिलेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, और अगर पैसा नहीं मिला तो हम पे करेंगे, हम गारंटर भी है बीच में, तो आप रिस्क, आपका रिस्क कम हो गया, जीरो हो गया। बट ये जो आप गारंटी ले रहे हो या फ्री में नहीं लोगे, इसके लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम या एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज करोगे, तो उसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। और ऐसे एजेंट को बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट, ठीक है, वैसा होता है। तो ये टर्म है, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन चार्ज करेगा वो, टू इंडेमनीफाई हिज एम्प्लॉयर। इंडेमनीफाई का मतलब इंश्योर, कि आप टेंशन मत लो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। सिंपल टर्म है। अगला टर्म भी सेम ही है, 38 भी। सपोज जैसे मैं सीनियर हूँ आपका ऑफिस में, तो आप मेरे एम्प्लॉय हो या मेरे अंडर काम कर रहे हो, तो मैंने बोला कि देखो मुझे आज एक्चुअली एक मीटिंग में जाना है अर्जेंट, या बाहर जाना है, तो मेरा कुछ काम पेंडिंग है, मैं आपको देके जाता हूँ, इसको थोड़ा खत्म करके रखना और कंप्लीट करके ही जाना है, भले थोड़ा लेट हो जाए। आपने बोला सर ठीक है, अब बोला है तो करना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ, मैं तो चला गया, आपका भी कोई जूनियर है ऑफिस में, फिर आपने उसको पकड़ा, बोले इधर आ, बोले देख मेरे को बहुत अर्जेंट काम से जाना है, एक मीटिंग है और टाइम लग जाएगा, मेरा ये काम आज अर्जेंट खत्म करना था, कल रिपोर्ट करना है, तो ये काम खत्म करके जाना। आपने उसको दे दिया और आप चले गए। अब उसने कुछ काम नहीं किया, सुबह आप आए ना तो आराम से वो बैठा है, बोले यार टाइम नहीं मिला, सॉरी नहीं हो पाया, आप देख लो। अब मुझे पता चलेगा, मैं आपको बोलूंगा भाई वो फाइल दी थी, क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुई? बोले सर मैंने उसको दी थी, उसने नहीं की। अब बोलो चलेगा ऐसा? आपका एक चीज मैं क्या बोलूंगा, भाई मैंने आपको काम दिया था, आपने उसको कहाँ दे दिया? आपको खत्म करने के लिए दिया था, आगे पास ऑन करने के लिए थोड़ी दिया था। तो अगर मैंने आपको कोई अथॉरिटी या काम डेलीगेट किया है, तो आप आगे डेलीगेट नहीं कर सकते उसको, वो आप ही को खत्म करना है, ठीक है। तो उस चीज में यहाँ पे बोला है, अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। मैंने आपको कुछ अथॉरिटी दी है, वो अथॉरिटी आप आगे किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद अथॉरिटी आपको किसी और से मिली है, आपकी खुद की अथॉरिटी नहीं थी, वैसा हो गया। 38 में भी सेम बोला है, डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, मतलब आप किसी को आगे पावर पास ऑन नहीं कर सकते। बोलो समझ आ रहा है, क्लियर? नेक्स्ट टर्म डिक्टम बोला है। डिक्टम, ऑबिटर डिक्टम भी बोलते हैं इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, बहुत अच्छा टर्म है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, फिर लीगल टर्म पे जाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप, ये टीचर्स की भी नॉर्मल हैबिट होती है, आपके अकाउंट्स के कोई टीचर होंगे या स्टैटिस्टिक्स के टीचर होंगे, जिन्होंने आपको स्कूल कॉलेज में या कहीं पे भी क्लासेस में पढ़ाया होगा। तो जैसे अकाउंट्स में वो एडजस्टमेंट्स आते हैं सम्स में, फाइनल बैलेंस शीट वाले, तो जितने एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं हमें एक एक का इफेक्ट देना होता है। तो टीचर्स की हैबिट होती है यूजुअली बताने की कि देखो इस सम में ऐसा पूछा है, लेकिन अगर इसमें ऐसा होता तो आपको ये एंट्री करनी होती। तो भले एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ध्यान में आ गया तो बता दिया, याद रखना, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दे। यूजुअली टीचर्स को एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता देते हैं जो उस सम के सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। ये सेम चीज कोर्ट के जजेस भी करते हैं। तो जजेस जब फैसला सुनाते हैं तो वो पूरा राइटिंग में आपको ऑर्डर की कॉपी देते हैं कि हमने इस सेक्शन को यूज करके ये फैसला सुनाया है। तो बताते भी है कि भाई देखो, अगर इस केस में ऐसा हुआ होता तो हम ये सेक्शन फॉलो करते, बट हमने ये वाला किया। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है वो जजमेंट का पार्ट नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है। तो जो नॉलेज के लिए बताया ना, उसको बोलते हैं डिक्टम या ऑबिटर डिक्टम, ये टर्म यूज होता है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय अ जज इन द कोर्स ऑफ हिज डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिसीजन। सिर्फ एडिशनली नॉलेज के लिए बोला है, वैसे तो हो सकता है, वो ह्यूमन एलिमेंट है, वैसा हो जाता है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट 40 वाला सिंपल ट्रांसलेशन है, कुछ लीगली कन्वे करना, लीगली मतलब नोटिस के फॉर्म में, कि उसका प्रूफ रहेगा मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है। वैसे 41 अभी रहने देते हैं, थोड़े इजी, इसको टिक करके रखना, पेंडिंग है, मैं लास्ट में बताना। शॉर्ट वाले टर्म्स थोड़े ले लेता हूँ, क्वांटिटी वाइज कंप्लीट हो जाए। अगला टर्म है एस्टोपेल। एस्टोपेल का मतलब है टू स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। मैंने अगर कोई बात आपको बोली थी, फिर मैं पीछे हट जाऊं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तो वो गलत हो गया। आप, फिर मैं डिनाई नहीं कर सकता, कमिट करके डिनाई करना गलत हो गया, दैट इज कॉल्ड एस्टोपेल। अगला टर्म है एक्स पार्टे।
एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी गायब है फिर भी कोर्ट फैसला सुना रहा है, ये कब होता है? कोर्ट में दो पार्टीज होती है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, तारीख मिली कोर्ट से, डिफेंडेंट को नोटिस भेजा, प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया। एक बार बुलाया कोर्ट ने, चलो अगली बार आना, अगली बार बुलाया तो भी नहीं आया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो डिफेंडेंट पार्टी वो नहीं आ रही तो कोर्ट बार बार तारीख देता रहेगा, तो केस तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो कोर्ट या जो जजेस हैं वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि भाई जो पार्टी नहीं आ रही है उसके खिलाफ फैसला सुना दो। गिल्टी है तभी नहीं आ रही है, सीधी बात है, तो उसके खिलाफ फैसला सुना दो। तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एक्स पार्टे ऑर्डर। वैसे एक्स पार्टे, जो पार्टी मिसिंग है, नहीं आई है, उसके खिलाफ फैसला सुना देना, ऐसा होता है। ये सेकंड लेवल पे भी आने वाला है, चैप्टर में पढ़ेंगे अपने, प्रोसीजर कोड आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें भी होता है। 44 अभी पेंडिंग रखो, जो ऊपर टर्म छोड़ा है उसके साथ बताऊंगा। 45 ट्रांसलेशन, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज। यार कोई एक्टिविटी जो इलीगल है उसमें आप, वही मर्डर वाला केस हो गया, क्या आप एक्शन लोगे? भाई आपने मुझे बोला ये इसके घर में चोरी करनी है, मैं नहीं करूंगा, जाओ, आपने मेरे ऊपर पुलिस केस कर दिया, कोई सेंस ही नहीं बनता। इलीगल एक्टिविटी के लिए थोड़ी ना कोई एक्शन हो सकता है, ये वैसी बात हो गई। नेक्स्ट, फैटम मतलब बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट। ह्यूमन फोरसाइट का मतलब होता है कि आप जहां तक सोच सकते हो, आपकी इमेजिनेशन से भी आगे। जैसे कोविड हुआ, किसी ने सोचा था इतनी बड़ी बीमारी आएगी कि पूरी दुनिया को घर पे बैठना पड़ेगा? इमेजिन भी कर सकते हो वैसे कभी रैंडमली? क्या ऐसी बीमारी आएगी कि पूरा इंडिया बंद हो जाएगा और 140 करोड़ लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे? ऐसा तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। यार बीमारियां होती रहती है, वायरल इन्फेक्शन होता रहता है, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, इतना एक्सट्रीम स्टेप तो किसी ने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज समथिंग बियॉन्ड ह्यूमन फोरसाइट। हम जितना भी इमेजिन कर सकते हैं उसके भी आगे की चीज, वैसा है। नेक्स्ट देखो, फेट एकम्प्लिश हो जाना, जो हो चुका है। तो बोला कि जो हो चुका है उस पर आर्ग्यूमेंट करके अब कोई मतलब नहीं। अपने कितनी बार बोलते हैं ना कि देखो जो होना था वो हो गया, अब इस पे बहस करके तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, आगे क्या करना है वो सोचो। तो इसके लिए बोला थिंग्स डन एंड नो लॉन्गर वर्थ आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, एन अकम्प्लिश्ड एक्ट, हो चुका है, तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट, फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्ट इन इशू विच इज टू बी प्रूव्ड। फैक्ट इन इशू मतलब वो मैटर जिसकी वजह से हम कोर्ट में गए और उसको प्रूव करना है। तो जिसने इल्जाम लगाया है वो साबित करेगा, जिसके खिलाफ इल्जाम है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड फैक्ट इन इशू। 49 में बोला रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट मतलब कोर्ट में, अपने मूवीज में कितनी बार सुना होगा, अपना वो लॉयर कुछ आर्ग्यूमेंट करता है, सामने वाली पार्टी सवाल पूछता है, सामने वाला लॉयर बोलता है सर ऑब्जेक्शन, इस सवाल का इस केस से क्या लेना देना, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। फिर जज भी बोलता है आप इधर उधर की बात मत करो, कोर्ट का टाइम मत वेस्ट करो, जो रेलेवेंट है वो बात करो, जो काम की बात है वो करो। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट। जिस बात का इस केस से कोई लेना देना नहीं वो आप कोर्ट में नहीं कर सकते, उनका टाइम बहुत प्रेशियस है, वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए टर्म यूज होता है रेलेवेंट फैक्ट। ये अपने सेकंड लेवल पे ना एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस होती है, मजा भी आता है, तो अभी शॉर्ट में ही बता रहा। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन, समथिंग विच इज डेंजरस बाय नेचर, मतलब जैसे इस चीज से आपको चोट लग सकती है, कोई जानवर हो सकता है, शेर चीता है तो भाई डेंजरस बाय नेचर, अटैक कर सकता है, उस टाइप की बात होगी। और 51, फोर्स मेजर। फोर्स मेजर का मतलब ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो किसी के कंट्रोल के बियॉन्ड है, जैसे भूकंप आ गया तो उसमें आप कुछ कर सकते हो, रोक सकते हो उसको? नहीं। फोर्स मेजर भाई भगवान की मर्जी, वो होगा तो आप उसको रोक नहीं सकते, आपके कंट्रोल में नहीं। वैसे बोलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर है इतने टर्म्स? तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं एक बार, अल्फाबेटिकली भी अगर देखें तो एफ तक हो गया।